हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने बीसीसीएलई 2023 के इस सीरीज में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वेक्टर को पढ़ रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्टूडेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने देखा था कि यदि हमें कोई वेक्टर दिया जाए इन 2D प्लेन, इन 2 डायमेंशनल प्लेन, तो हम उस वेक्टर को किस प्रकार से रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट इज, हमने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि हम किसी भी दिए गए वेक्टर को जो कि 2D प्लेन में एग्जिस्ट करता हो, उसको हम दो कंपोनेंट में, दैट इज एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और इससे जो उस वेक्टर का इफेक्ट होगा वह चेंज नहीं होगा, यानी इन दोनों कंपोनेंट का सम उस वेक्टर के बराबर होगा। आज स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि हमें कोई 3 डायमेंशनल प्लेन में वेक्टर दे दिया जाए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन काफी कम पूछे जाते हैं बीसीसीएलई के एग्जाम में, लेकिन जो भी इक्के दुक्के क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, बस 5 मिनट का आपका ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए, हमें क्या देखना है कि यदि हमें कोई वेक्टर 3D प्लेन में दे दिया जाए, तब हम स्टूडेंट उसको कैसे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, उस वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोगों को देखना है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एक ए वेक्टर गिवन है। ये जो व्हाइट वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये एक आपका वेक्टर है। यहाँ पे मैंने 3D प्लेन बना रखा है, इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है ताकि आप विजुअलाइज कर सके। देखिए, आपके सामने जो स्क्रीन है वो एक 2D स्क्रीन है। तो 2D प्लेन पे हम 3D को कैसे दिखाएं भाई, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। क्योंकि देखिए, हम दो एक्सिस तो दिखा सकते हैं, आप लोगों को बचपन से पता है। एक हम दिखा सकते हैं वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। तीसरा हमें या तो इनवर्ड दिखाना है या आउटवर्ड दिखाना है। वैसे केस में हम कुछ इस प्रकार से तिरछा लाइन बनाकर दिखाते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। एक ए वेक्टर, ठीक, ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एक्स एंगल बना रहा है। ये ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ थीटा वाई एंगल बना रहा है, और ये ए वेक्टर जेड एक्सिस के साथ, ध्यान से दीजिए, थीटा जेड एंगल बना रहा है। अब हमें क्या करना है, इस ए वेक्टर को 3 कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना है। क्यों भाई, ये 3 कंपोनेंट में ब्रेक डाउन क्यों होगा? क्योंकि हम इसे 3D प्लेन पे देख रहे हैं। अगर हम 2D प्लेन की बात करें, वहां पे कोई वेक्टर होगा, तो चूंकि दो ही डायमेंशन है, एक एक्स डायरेक्शन, दूसरा वाई डायरेक्शन, तो दो ही कंपोनेंट मिलेगा। लेकिन अगर हम 3D प्लेन की बात करें तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट हमें मिलेगा, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, और तीसरा जेड एक्सिस। तो जब हम इस ए वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे, तो एक कंपोनेंट इसका एक्स में जाएगा, हमने उसे बोला ए वेक्टर, जो कि एक्स डायरेक्शन में हो। दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जाएगा, हमने उसको ए वाई बोल दिया। और तीसरा वेक्टर जेड डायरेक्शन में होगा, उसको हमने ए जेड वेक्टर बोल दिया। आई बात समझ में? ये जो ए एक्स, ए वाई और ए जेड है, ये है स्टूडेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये आपका जो ए एक्स है, ए वाई है, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर एंड ए जेड वेक्टर आर द components of vector A, components of vector A। ये स्टूडेंट जो ए एक्स, ए वाई और ए जेड वेक्टर है, ये ए वेक्टर का कंपोनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा ए वेक्टर है, हमने इसको ब्रेक डाउन किया। हमने जब इसको ब्रेक डाउन किया तो 3 कंपोनेंट, ए वेक्टर एक्स, ए वेक्टर वाई और ए जेड वेक्टर, ये आया। मतलब ए वेक्टर जो है, ये स्टूडेंट समेशन है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर एंड प्लस ए जेड वेक्टर का। ये स्टूडेंट मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल से आपको 2 डायमेंशनल में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देखना है,
जस्ट हमें कॉन्सेप्ट समझना है और उस कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे अगर कोई 3D वेक्टर का न्यूमेरिकल हमारे पास आता है, और इसे स्टूडेंट स्पेशियल वेक्टर भी कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल अगर मान लिया जाए हमें फेस करना पड़े तो वहां पे इसका यूज हम करेंगे, अन्यथा नहीं ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। नाउ अब आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में स्टूडेंट थीटा के बेसिस पे हमने एक्स की वैल्यू को लिखा था। अगर हमारे पास ए गिवन है, थीटा गिवन है, तो हम ए एक्स के वैल्यू को लिख सकते हैं। एक ट्राइंगल बना के हमने सिंपली दिखाया था, और आपको ध्यान होगा कि हमने देखा था कि जो वेक्टर है वो जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है, हम उस एक्सिस को कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। नहीं नहीं, इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बोल दिया था कि अगले जब भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं डायरेक्ट कॉस और साइन का यूज करूंगा। याद होगा आपको, मैंने बोला था कि जो वेक्टर होगा वो जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगा, हम उस एक्सिस को डायरेक्ट कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस ऑफ दैट थीटा। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे स्टूडेंट ये जो ए एक्स है, हम इस ए एक्स को लिख सकते हैं क्या? हम यहाँ पे ए एक्स को लिख सकते हैं क्या भाई? अगर आप ध्यान दें तो ए है और ये थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दिए देता हूं, ये काफी आसान है स्टूडेंट, कुछ इस तरीके का है। देखिए, ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है, ये है आपका ए वेक्टर। उसके बाद एक्स है आपका, ये है आपका ए एक्स, ठीक है, और ये रहा आपका, ऐसे मिला दीजिए ताकि ये स्टूडेंट एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, और आपको ये थीटा गिवन है। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएं, कॉस थीटा, और चूंकि ये थीटा एक्स है तो हम यहाँ पे थीटा एक्स लिखेंगे। तो कॉस थीटा एक्स बराबर क्या होता है बताइए? बी बाई एच, यानी कि आधार बटे कर्व, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस है यहाँ पे ए एक्स और हाइपोटेनियस है यहाँ पे ए। तो यहां से आप स्टूडेंट इस ए एक्स को क्या लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं? यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए इक्वस क्या हो जाएगा? ए इक्वस हो जाएगा, सॉरी, ए एक्स इक्वस हो जाएगा ए कॉस थीटा। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट, ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे ए वाई और ए जेड को भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अगर हम ए वाई की बात करें तो वाई एक्सिस से, ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस से ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है भाई? तो थीटा वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं ए वाई को क्या? ए कॉस थीटा वाई। हम यहाँ पे ये हो जाएगा आपका थीटा एक्स, ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा वाई। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो ये जो ए जेड है, ये ए वेक्टर से थीटा जेड एंगल बना रहा है। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपका? ए जेड ए कॉस थीटा जेड। आगे ये बात समझ में? नाउ अब अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, इसको मैं कर देता हूं बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पे हमने क्या लिखा है? ए वेक्टर इक्वस ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जेड वेक्टर। ये जो वेक्टर हम ऊपर में एरो देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा है कि अगर हम ऊपर में एरो लगा देते हैं मतलब ये वेक्टर है, इसका मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन भी है ना? तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं? तो इन कैप से लिखते हैं, और हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप, और हम जेड के लिए के कैप का यूज करते हैं। तो इस ए एक्स वैक्टर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए, और चूंकि ये एक्स के डायरेक्शन में है तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस
ये ए वाई वैक्टर किसके डायरेक्शन में भाई, तो वाई के डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं ए वाई जे कैप प्लस ये जो एजेड वेक्टर है ये किसके डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं एजेड के कैप। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। हम इवन चाहें तो हमने ए एक्स ए वाई और ए जेड को कैलकुलेट कर रखा है, हम यहाँ पे वो भी पुट कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स एक्स की वैल्यू क्या भाई, तो ए कॉस थीटा एक्स है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए कॉस थीटा एक्स आई कैप प्लस ए वाई का हमने क्या निकाला है, ए कॉस थीटा वाई, तो ए कॉस थीटा वाई जे कैप प्लस ए जेड का हमने क्या निकाला है, ए कॉस थीटा जेड, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा जेड के कैप। आगे ये बात समझ में। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम इसे लिख सकते हैं, यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 3D वेक्टर में स्पेशियल वेक्टर, ठीक। और इसमें क्या पढ़ना है, तो ये जो आपको यहाँ पे cos थीटा x cos थीटा y cos थीटा z दिख रहा है, ये बेसिकली है क्या, तो थीटा हमें क्या देता है, हम थीटा x की बात करें, थीटा y की बात करें, या हम थीटा z की बात करें, ये हमें देता है डायरेक्शन। क्या देता है भाई, डायरेक्शन देता है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, या पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लें, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट वेक्टर को लिखा है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमने 2 डायमेंशनल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था स्टूडेंट। जहां पे हमने क्या किया था, हमने देखा था कि अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें, मान लिया जाए ये जेड एक्सिस अभी नहीं है, जेड एक्सिस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, भूल गए आप लोग, बिल्कुल। तो हम इस ए वेक्टर को क्या लिख सकते थे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स जो वेक्टर है उसका स्क्वायर प्लस में जो ए वाई वेक्टर है उसका स्क्वायर, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते थे। अब चूंकि ये 3 डायमेंशनल में स्टूडेंट, तो अंडर रूट में ये तीनों आ जाएगा। आई बात समझ। अब इसको डिटेल में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है, प्रूफ नहीं करना है, हमें जस्ट इसके फॉर्मूला को समझना है और उसका यूज हमें न्यूमेरिकल में करना है, ठीक है। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे मैग्नीट्यूड के लिए लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड के लिए हम लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वह क्या होगा, वह हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जो एक्स वेक्टर है उसका स्क्वायर प्लस जो ए वाई वेक्टर है उसका स्क्वायर प्लस जो एजेड वेक्टर है उसका स्क्वायर, ये होगा स्टूडेंट मैग्नीट्यूड। आप मैग्नीट्यूड को चाहें, आप अगर चाहें तो मैंने बोला था ना कि आप इस प्रकार से मॉड के अंदर अगर आप किसी वेक्टर को लिखते हैं मतलब उसका मैग्नीट्यूड, या आप डायरेक्टली अगर ए भी लिखिएगा, तो क्योंकि इसके ऊपर एरो नहीं लगा हुआ है तो सीधी सी बात है इसके पास डायरेक्शन है नहीं, तो जब डायरेक्शन है नहीं तो मैग्नीट्यूड, बात खत्म। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब अगर हम बात करें इस cos थीटा x cos थीटा y cos थीटा z की, तो यहां से तो आपको साफ दिख रहा है कि cos थीटा x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ax बाय a हो जाएगा। देखिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर यहां पे आप देखें तो आपको अगर cos थीटा x निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ax बाय a हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम cos थीटा y की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई बाई ए हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप cos थीटा z की बात करें तो ये स्टूडेंट ए जेड बाय जेड हो जाएगा। तो ये आखिर cos थीटा x cos थीटा y cos थीटा z है क्या, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा ये, है ना। इसको हम डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसको बोला जाता है क्या, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये डायरेक्शन कॉस में हमें निकल के आ रहा है, कॉस थीटा एक्स आ रहा है ना कि थीटा एक्स। थीटा एक्स निकालना हो तो इनवर्स कर देंगे। तो ये सब जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इस तरीके से हम लोग
कर सके, हमें जो भी वैल्यू निकालना हो हम डायरेक्टली इस प्रकार से निकाल सके। आई बात समझ? हाँ, अब हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर की कि वेक्टर में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तब हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि डायरेक्शन लिख दे, क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन हमें निकालना है। हमें पता है कि कोई भी वेक्टर हो, ए वेक्टर हो, बी वेक्टर हो, सी वेक्टर हो, कुछ भी हो, उसमें मैग्नीट्यूड होता है और उसमें डायरेक्शन होता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए आगे। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ए वेक्टर इक्वल्स हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ए वेक्टर इक्वल्स लिख रखा है ए कॉस थीटा एक्स आई कैप, ए कॉस थीटा वाई जे कैप, ए कॉस थीटा जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाए, थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये जो ए और ए है इसको हम कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। और देखिए ये जो हमने यहाँ पे ए वेक्टर लिख रखा है, सॉरी ए का मैग्नीट्यूड लिख रखा है, इसको आप सिंपली ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है अगर आप सिंपली इस प्रकार से भी लिखते हैं इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, अगर आप मॉड के अंदर में किसी वेक्टर को लिखते हैं उसका मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है। अब बताइए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स, अगर हम इस ए को बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? ए इंटू, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताइए? कॉस थीटा एक्स आई कैप, कॉस थीटा एक्स आई कैप, प्लस में कॉस थीटा वाई जे कैप, कॉस थीटा वाई जे कैप, प्लस कॉस थीटा जेड के कैप, कॉस थीटा जेड के कैप आ जाएगा ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कुछ आपको सिमिलैरिटीज दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल्स उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट में उसका डायरेक्शन होता है। यहाँ पे हमने ए वेक्टर को लिखा ए यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई में ये लिखा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये आपका डायरेक्शन दे रहा है ना, क्योंकि ये आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहाँ पे, तो डायरेक्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से, क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन कैप हमारा क्या हो जाएगा, यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा एक्स आई कैप, कॉस थीटा एक्स आई कैप, प्लस कॉस थीटा वाई जे कैप, प्लस कॉस थीटा जेड के कैप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको स्टूडेंट ध्यान में रखना है बस। ठीक है, कि अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन आपका ये इस प्रकार से आता है। ठीक है, बढ़िया। और डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये आपका यूनिट वेक्टर होता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था स्टूडेंट आपका 3D वेक्टर, दैट इज स्पेशियल वेक्टर। कुछ टर्म्स हमने आज जाने इसके बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ हमने नहीं देखा, बस यही छोटे छोटे टर्म्स आपको पता रखने हैं, याद रखने हैं और दिमाग में रखना है, ताकि जब भी हम स्टूडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करें 3D वेक्टर से रिलेटेड तो हम स्टूडेंट वहां पे इसका यूज कर सकें। अगर आपको अभी तक हमारे चैनल पे चल रहे टारगेट बीसीसीएलई 2023 कोर्स के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि हमारे चैनल एडुलॉजी पे कंप्लीट कोर्स चल रहा है, कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है आपको बीसीसीएलई 2023 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स और टेक्निकल इंग्लिश तीनों विषयों की तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, सभी का एक्सप्लेनेशन और साथ में पीडीएफ भी दिया जाएगा। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ना पीडीएफ डाउनलोड नहीं करते हैं और टेलीग्राम पे मांग रहे थे, तो स्टूडेंट मैंने पीडीएफ हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। आप अगर किसी भी वीडियो को ओपन करें उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको दिखेगा पीडीएफ नोट्स और वहां पे ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बेसिकली सीरीज में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंप्लीट प्लेलिस्ट अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं। टोटल 2.6 तक अपलोड हो चुका है और 2.7 आप अभी देख रहे हैं।
ठीक है, जिसको मुझे अभी अपलोड करना है। आगे बात समझ। तो हो सके जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स और टेक्निकल इंग्लिश तीनों को स्टार्ट कर रखा हो, क्योंकि अप्रैल के एंड तक, अभी 16 अप्रैल है, अप्रैल के एंड तक स्टूडेंट्स सारे कोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग आधा फिनिश भी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो सारे वीडियोज को आप सीक्वेंस में एक्सेस करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो स्टूडेंट आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, जो आपके जूनियर्स इस बार बीसीसीएलई का एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। और नेक्स्ट वीडियो भी एक बहुत छोटा टॉपिक होने वाला है, एनालिटिकल समेशन हम देखेंगे किसी वेक्टर का किस प्रकार से हम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।